Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर स्टूडेंट, आज हम पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 2 में इंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो इसके सबसे पहले वाले पोर्शन में हम ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस यूनिट नंबर 2 का पहले वीडियो ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम जाइजेंटिज्म के बारे में बात करेंगे, एक्रोमेगालिया के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा ड्वार्फिज्म के बारे में बात करेंगे। ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो इंसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से कॉज होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। दो किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन या तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है या इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। फंक्शंस तो इसके बहुत ज़्यादा होते हैं बोन्स में, यानी कि बोन्स की जो ग्रोथ होती है, बॉडी सेल की ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। रेगुलेशन, ग्रोथ हार्मोन की या सिक्रीशन होगी या ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन होगी। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन जो है सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट इनका फैट के ऊपर होता है। ये फैट्स जो है ये ट्राइग्लाइसरोल और फैटी एसिड में इसके ब्रेक डाउन करते हैं। और इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका इस कंडीशन में होता है कि लीवर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। ये इंसुलिन की तरह ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि बोन्स के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और इसके नतीजे में बोन्स के ग्रोथ में, यानी कि बोन्स की लंबाई में इजाफा होता है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 से होता है जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। नाउ यहाँ पे इस डायग्राम में हम समझेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा जिसे हम पेरीवेंट्रिकुलर रीजन कहते हैं ये हाइपोथैलेमस है। इस पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में ये वाला ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है इसे हम स्मॉल बॉडीड न्यूरॉन्स कहते हैं और बेसिकली इसके न्यूक्लियस से ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स 43 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। ये इस पोर्शन से रिलीज होते हैं। इस पोर्शंस ये स्मॉल बॉडीड न्यूरॉन्स हिस्सा होता है और इससे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन 43 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन होते हैं, ये यहाँ से सिक्रेट होता है। और इसके बिल्कुल सेम पोर्शंस में पेरीवेंट्रिकुलर रीजन, जो पेरीवेंट्रिकुलर रीजन्स होते हैं, इस पेरीवेंट्रिकुलर रीजन्स में 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड का लॉन्ग चेन होता है और ये एक पोटेंशियल इनहिबिटर होता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं और ये पोर्टल वेन में, जो पोर्टल वेन होता है उस पोर्टल वेन में सिक्रेट होता है। तो ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस का हिस्सा है जो बेसिकली पेरीवेंट्रिकुलर सेल पर मुश्तमिल होता है। इससे ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन होगी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे आके नीचे सोमेटोट्रोफिक सेल में पहुंचेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसके अलावा यहाँ से पेरीवेंट्रिकुलर रीजन से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होंगे। सोमेटोस्टेटिन्स वो हार्मोन से जो ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है। ये इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ये आके ये भी नीचे सोमेटोट्रोफ्स में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन है बेसिकली ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये पेरीवेंट्रिकुलर रीजन से प्रोड्यूस हो रहा है। और जो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये आर्कुएट न्यूक्लियस, जिसे हम स्मॉल बॉडीड न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा और जो सोमेटोस्टेटिन है ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। ये अहम फंक्शन है इसका। सोमेटोट्रोफिक सेल है, ये सेल बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। इससे दोनों हार्मोन जो है यहाँ पे आके रीच होंगे, यहाँ पे आके स्टोर होंगे। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो पेरीवेंट्रिकुलर रीजन, हाइपोथैलेमस के पेरीवेंट्रिकुलर रीजन से प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगे सोमेटोट्रोफ्स पिट्यूटरी ग्लैंड के इस हिस्से से। और जो सोमेटोस्टेटिन से ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करेंगे। नाउ डायरेक्ट इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स बाइंडिंग इट्स रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। जो टारगेट सेल होते हैं जैसे कि फैट सेल, तो उसके ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर उसके ऊपर पाए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स उस टारगेट सेल को, यानी कि फैटी एसिड जो फैट सेल होंगे उसके ऊपर आके रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट हो जाएंगे की एंड लॉक की तरह। जब ये उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसको, उस फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ट्राइग्लाइसराइड में और ग्लाइसरोल में।
उस बेसिकली उस ट्राइग्लाइसराइड को तोड़ेंगे, उस फैटी एसिड में जो ट्राइग्लाइसराइड होते हैं जिसमें 3 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक फैटी एसिड होता है, उसको तोड़ेंगे, ग्लाइसरोल में तोड़ेंगे और इसके अलावा फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे। और इसकी जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को सप्रेस करेंगे, तो ये क्या होंगे, ये ब्लड के अंदर फिर मौजूद नहीं होंगे। ये इस डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं ग्रोथ हार्मोन का। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन से, ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेंगे, ये एक स्पेसिफिक एडिपोज टिश्यूज यानी कि जो फैट सेल होंगे उसके ऊपर इसका अपना रिसेप्टर्स होगा, उस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये इंजाइम एक्टिवेट होगा जिसे हम कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये क्या करेगा, ये ट्राइग्लाइसराइड को तोड़ेगा ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल हेल्प करेगा लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइसरॉल क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ग्लाइसरॉल किससे बना, ग्लाइसरॉल बेसिकली हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिविटी की वजह से एडिपोज टिश्यूज में जो ट्राइग्लाइसराइड थे, जो स्टोर लिपिड थे, उसको तोड़ के ग्लाइसरॉल बन गया और फैटी एसिड बन गया। ये डायरेक्ट इफेक्ट था। इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक हार्मोन्स होता है जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, स्केलेटल मसल से भी सिक्रीट होता है, कार्टिलेज से भी सिक्रीट होता है, बोन से भी और अदर टिश्यू से ये सिक्रीट होता है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज एक्चुअली ड्यू टू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एक्टिंग ऑन इट्स टारगेट सेल। इसके अपने अपने सेल होते हैं और मेजॉरिटी इफेक्ट जो होता है जिससे ग्रोथ की प्रमोशन होती है, जिससे ग्रोथ होता है, तो उसके पीछे, उसके बिहाइंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एजेंट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है। ये अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल के ऊपर काम करता है। नाउ ये ग्रोथ हार्मोन है और ये ग्रोथ हार्मोन जो है एक इसके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, लीवर में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होंगे, उसके साथ एक्टिवेट होगा लीवर में, और इसके नतीजे में एक स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेट होगा और जिसे हम जेनेस काइनेस कहेंगे। जेनेस काइनेस JAK के नाम से याद रखो, जेनेस काइनेस। ये जेनेस काइनेस क्या करेगा, इसके नतीजे में फोस्फोराइलेशन होगी। फोस्फोराइलेशन जब होगी तो इसका मतलब सिंगल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके नतीजे में ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होगी मैसेंजर आरएनए में, उस मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद राइबोसोम्स के पास जाएगा। राइबोसोम्स का काम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए पे कोड होता है प्रोटीन बनाने का, उस प्रोटीन बनाने के कोड पे काम करेंगे और उसके नतीजे में प्रोटीन की मैन्युफैक्चर होगी और इसके नतीजे में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जिसे हम प्रोटीन भी कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा और इसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन में ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये इस तरह इसका इफेक्ट था। नाउ अब ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में सोमेटोस्टेटिन जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों एक ही टाइम पे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। नीचे सोमेटोट्रोफिक सेल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिससे बेसिकली ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी निकलता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, सबसे पहले लीवर्स के ऊपर इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट करने के बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाएगा, जैसे कि इससे पिछले स्लाइड में आपको बताया गया। इसके नतीजे में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब बन गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी और बोन्स और कार्टिलेज पर इफेक्ट करेगा, बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा और इसके अलावा मसल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। लीनियर ग्रोथ करेगा, इसके अलावा साइज और फंक्शंस को बढ़ा देगा और इसके अलावा मसल्स के मास को भी बढ़ा देगा। एंटी इंसुलिन इफेक्ट, इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट क्या होगा ग्रोथ हार्मोन का, ये एडिपोज टिश्यूज के ऊपर काम करेंगे और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेंगे। इसके नतीजे में लिपोलिसिस होगी यानी कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी और इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो ग्लूकोज यूज होंगे उसको कम करेंगे और इसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लीनियर बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो लीनियर बोन ग्रोथ होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके अलावा सेल को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज इन साइज एंड डिवाइड मोर रेपिडली। ग्रोथ हार्मोन सेल के साइज को बढ़ाता है और डिवीजन के प्रोसेस को भी स्टार्ट करता है।
एनहेंस अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी बढ़ाता है। एनहेंसिंग प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। एंड डिक्रीज प्रोटियोलिसिस, प्रोटियोलिसिस कहते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम करता है। इंक्रीज लेपोलिसिस, लेपोलिसिस लिपिड यानी जो लिपिड्स होता है उसकी ब्रेकडाउन भी करता है एडिपोज टिश्यूज में एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। इंक्रीज फैटी एसिड मेटाबोलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन भी करवाता है, और इसके अलावा उस रेट पे जिस पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, यूज फैटी एसिड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपोलाइजेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि लिपोलाइजेशन में लिपिड जो फैटी एसिड में टूटेगा और उसके नतीजे में एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। मेंटेन और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या तो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर के मिकदार को मेंटेन रखेगा, ये थोड़ा सा बढ़ाएगा। डिक्रीज द रेट, उस रेट को एट विच डिक्रीज द रेट एट विच सेल यूज कार्बोहाइड्रेट, जिस मिकदार में सेल कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है उस मिकदार को और भी कम कर देता है, इसे हम एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी कहते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कंट्रोल मेनली, दो तरह से कंट्रोल होता है, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करेंगे। मेजर रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन इज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बेसिकली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि जो रेगुलेटर होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। ग्रोथ हार्मोन एक्सिस एंड डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में अगर एक्सेस हो गया या डेफिशिएंसी होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में क्या होगा, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म बोनापन को कहते हैं। ये लीनियर बोन की जो लीनियर ग्रोथ होगी उसको इफेक्ट करेगा। एक्सेसिव में जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा होगी यानी कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो इसके नतीजे में लीनियर बोन ग्रोथ में क्या होगी, इजाफा होगा। और ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा लीनियर बोन ग्रोथ को। तो एक्सिस में क्या होगा, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसके नतीजे में जाइजेंटिज्म होगा, और ग्रोथ हार्मोन जब कम होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ड्वार्फिज्म होगा। सबसे पहले हम ड्वार्फिज्म या शॉर्ट स्टेचर को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टेचर कहते हैं बोनापन को, कद यानी जब छोटे कद वाले बच्चे पैदा होते हैं, ये कैसा कंडीशन होता है जिसमें हाइट अटेंड नहीं होता, ठीक है। वेल बिलो यानी कि जो प्रॉपर हाइट होते हैं, नॉर्मल हाइट होता है बॉडी का, वो हाइट अटेन नहीं होता, यानी कि बॉडी का जो कद होता है वो छोटा रह जाता है, जिसे हम बोनापन कहते हैं। एज के साथ और सेक्स के साथ छोटा ही रह जाता है। तो ये ड्वार्फिज्म है, अमूमन ये बच्चों में होता है, आप देख सकते हो हाइट बिल्कुल कम है। कॉजेस क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर के कॉजेस क्या है, वेरिएंट्स ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल्स होते हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, उसके नतीजे में क्या कॉज हो सकती है, जेनेटिक शॉर्ट स्ट्रेचर, खानदानी भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर, जिसे हम डीले ग्रोथ कहें, ग्रोथ जो है जल्दी नहीं होती, आराम आराम से ग्रोथ होती है, तो ये भी इसके कॉजेस में हो सकता है। क्रोनिक इलनेस एंड माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है, कोई ऐसी पुरानी बीमारी उसकी वजह से भी ग्रोथ रुक जाता है। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो जाता है। रीनल फेलियर, गुर्दे फेल हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि फूड से जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसे माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ना फंक्शनल हाइपोपिट्यूटरिज्म, फंक्शनल हाइपोपिट्यूटरिज्म से मुराद ये होते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को कम कर देता है या बंद कर देता है, तो इसके नतीजे में जो पिट्यूटरी डिसऑर्डर होगा, जो ड्वार्फिज्म होगा, उसे हम साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म कहेंगे। उस ड्वार्फिज्म को हम साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म कहेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में अल्टरनेशन आ जाती है, उसके नतीजे में भी जो है शॉर्ट स्ट्रेचर यानी कि कद रुक जाता है। स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन्स जो डेफिशिएंसी होती है, प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन्स, उसकी वजह से भी हो सकता है। इडियोपैथिक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, बगैर किसी वजह के अननोन कॉजेटिव एजेंट की वजह से ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी से भी हो सकता है।
पिट्यूटरी एजेनेसिस, पिट्यूटरी एजेनेसिस जिसे हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी कहते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म अपना काम नहीं करता, इसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी में हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, हाइपोथैलेमस के ट्यूमर हो सकता है या पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, हेड इंजरीज यानी कि सर में चोट लग जाना, ब्रेन इन्फेक्शन, और इसके अलावा हाइड्रोसीफेलस यानी कि जो खोपड़ी होती है उसमें पानी हो जाती है, दिमाग में पानी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बायोलॉजिकली इनएक्टिव ग्रोथ प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ये भी एक कॉसेस है। बायोलॉजिकली जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। इसके अलावा हेरिडिटरी डिफेक्ट इन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ होते हैं उसमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर काम करना छोड़ देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलिटस इन पुअर कंट्रोल, डायबिटीज मेलिटस पुअर कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं रहता, उसके नतीजे में हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, ये भी इसके कॉजेज में शामिल है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एक्सेस, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यानी कि जब स्टेरॉइड बढ़ जाते हैं जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम से भी ये हो सकता है। ये भी क्लिनिकल पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान जब एक्सेस सिक्रीशन होती है हार्मोन की, इसके नतीजे में जाइजेंटिज्म होगा। बिफोर द क्लोजर ऑफ द बोन ग्रोथ प्लेट्स, जो बोन ग्रोथ के प्लेट्स होते हैं जहाँ पर क्लोजर होने से पहले यानी कि हड्डियों के वो हिस्से जहाँ पर ग्रोथ होती है उसके क्लोज होने से पहले पहले जाइजेंटिज्म स्टार्ट हो जाता है, और इसके नतीजे में ओवर ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स, हड्डियों के जो ग्रोथ होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, और बॉडी इसमें वेरी टॉल स्ट्रेचर, बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा टॉल हो जाती है, यानी कद इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा कद हो जाता है। कॉजेस क्या है? सोमेटोट्रॉप्स, सोमेटोट्रॉप्स जो है, सोमेटोट्रॉप्स जहाँ से हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ग्रोथ हार्मोन्स की, सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं, उसमें जब ट्यूमर्स हो जाते हैं तो टू मच प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जो है टेक प्लेस होता है, हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से भी जाइजेंटिज्म हो सकता है। जेनेटिक्स या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी ये कंडीशन हो सकता है जाइजेंटिज्म। वन ऑफ द मोस्ट फेमस जेंट्स वाज अ मैन नेम रॉबर्ट वेडलो, रॉबर्ट वेडलो एक मोस्ट फेमस जेंट्स था जिसमें जाइजेंटिज्म आ चुकी थी, और उसका वेट 8.5 पाउंड्स था पैदाइश के वक्त, बट बाय ईयर्स ऑफ एज 105 पाउंड्स, 5 साल बाद उसका वेट 105 पाउंड्स तक बढ़ गया, और 5 से 4 इंच उसकी कद की हाइट थी। रॉबर्ट रीच एन एडल्ट वेट ऑफ 490, 490 पाउंड्स उसका वेट, जब वो एडल्ट हो गया तो 490 पाउंड्स उसका वजन बढ़ गया, और 8 से 11 इंच उसका कद बढ़ गया, और वो 22 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। तो ये आप देख सकते हो, ये मोस्ट फेमस पर्सन है, ठीक है, जिसे रॉबर्ट वेडलो, इसका रॉबर्ट वेडलो नाम था, ये इसका पिक्चर है, और इसमें जाइजेंटिज्म की डिसऑर्डर मौजूद थी। दूसरा है मुस्लिम है, और ये मिस्री एक बंदा था, यानी कि मिस्र का रहने वाला था, जिसका नाम था हसन अली। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एक्सिस इन एडल्ट्स, क्या इफेक्ट्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स जब बढ़ जाता है एडल्ट्स में? आवर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेजिनियस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, जो कार्टिलेज होते हैं स्केलेटन में उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, दिल में, दिल जो है बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं जैसे कि लीवर, वो भी इनलार्ज हो जाता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाती है, रिजल्टिंग इन द अल्टर फैट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स नहीं होता, और इसके अलावा इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, इम्पेयर यानी कि ग्लूकोज का जो टॉलरेंस होता है वो इम्पेयर हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता। Now next is acromegaly. This condition result when growth hormone excess occurs in adulthood or after the epiphysis of long bones have fused. ये कैसा कंडीशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी के एक्सटरमाइटस यानी कि हाथ और इसके अलावा हड्डियाँ लंबी हो जाती है, बॉडी का जो टॉल स्ट्रेचर तो नहीं होता, लेकिन जैसे कि फेस बढ़ जाता है, हड्डियाँ बढ़ जाती है, हाथ बढ़ जाते हैं, पाँव बढ़ जाते हैं, ये भी एक एडल्टहुड का कंडीशन है। याद रखें, ये एडल्टहुड में आता है, चाइल्डहुड में नहीं होता। आफ्टर द एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स है फ्यूज, जब एपीफाइसिस पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद ही एक्रोमेगाली आता है। द मेन एज एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इज अबाउट 40 फॉर मेन एंड 45 फॉर वुमेन। मेन एज ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है, 40 साल
मेन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें एक्रोमेगाली डायग्नोस होता है, और 45 फॉर वुमेन इसमें डायग्नोस होता है। कॉजेज क्या है एक्रोमेगाली के? मोस्ट कॉमन कॉज 95% में से सोमेटोट्रोफ्स एडिनोमा, जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसमें जब एडिनोमा होता है यानी कि एक किस्म का बिनाइन ट्यूमर होता है। सेकेंड अदर कोज लेस देन 5% में से एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स, जब हाइपोथैलेमस में ट्यूमर्स होता है तो उसकी वजह से एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन बाय न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, जब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होता है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कार्सिनोइड ट्यूमर्स और स्मॉल सेल लंग कैंसर। एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं बाय न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, जब न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि ये वो हिस्सा होता है जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके नतीजे में भी ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्रोमेगाले, एक्रोमेगाले की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इसके नतीजे में बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, हैंड्स और फीट्स की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वो स्वेलिंग होती है। लोअर जा प्रोटर्जन, लोअर जा प्रोथोगेंस भी से कहते हैं, लोअर जा प्रोटर्जन जो नीचे वाला जबड़ा होता है बाहर की तरफ निकलता है। ब्रॉड एंड बल्बुलस नोज, नोज जो बिल्कुल ब्रॉड की तरह होता है, ब्रॉड होता है। इनलार्जिंग हैंड्स, बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़ी बड़ी उंगलियां होती है। इनलार्जिंग फीट, पाँव भी बड़े बड़े होते हैं। आर्थराइटिस होता है, और इसके अलावा कार्पो टनल सिंड्रोम भी होता है, और जो दांतों में जो स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा मैक्रोग्लोसियल, यानी कि मैक्रोग्लोसियल का मतलब टांग जो टंग होती है ज़बान, वो भी बड़ी हो जाती है। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, और इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो है वो भी डीप हो जाता है। कंपेरिजन ऑफ द ऑप्टिक टेजियम लीडिंग टू द लॉस ऑफ विजन इन आउटर विजुअल फील्ड्स, इसके नतीजे में क्या होते हैं? जो ऑप्टिक हाइजम होता है, ऑप्टिक एजम, इसके नतीजे में जो विजुअल होता है यानी कि जो देखने की सलाहियत होती है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि इसके नतीजे में ऑप्टिकिज्म ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो ऑप्टिक नर्व होता है वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेशन ऑफ अदर पिट्यूटरी स्ट्रक्चर, कुछ और पिट्यूटरी स्ट्रक्चर होते हैं जब वो कंप्रेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक कंडीशन पैदा होता है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म से भी हो सकता है, हाइपोगोनेडिज्म। अच्छा, से कंपेरिजन ऑफ अदर पिट्यूटरी स्ट्रक्चर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अदर स्ट्रक्चर कंप्रेस हो गए तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपोगोनेडिज्म भी हो सकता है, और एड्रीनल इंसफिशिएंसी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड ने कंट्रोल किया होता है। हेड एक, और इसके अलावा इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस लीड टू डायबिटीज मेलिटस, ग्लूकोज जो टॉलरेंस होगी वो इम्पेयर्ड होगी, ग्लूकोज मेंटेन नहीं रहेगा, इसके नतीजे में डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, इन लार्ज हार्ट, हार्ट जो है यानी दिल भी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज पामर, जो हथेली होती है वो बड़ी हो जाती है, जो हथेली से पसीना तेज़ी से निकलता है, और सीबम की प्रोडक्शन भी होती है ओवर द फेस, जिसे हम सीबोरिया कहते हैं। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स की जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक, ये भी इनलार्ज हो जाते हैं, और इसके नतीजे में वॉइस जो है डीप प्रोड्यूस होता है, और ब्रोंकाइटिस भी होता है। केफोसिस और हंग बैक, केफोसिस का मतलब ये होता है कि जो पीछे वर्टिब्री होती है वो बेक की तरफ, केमल की तरह, जैसे कि ऊंट का कमर होता है उस तरह निकल जाता है। बुफेलो हम, बुफेलो हम का मतलब ये होता है कि गर्दन जो है, गर्दन बिल्कुल फूल जाता है, उसे हम बुफेलो हम कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल है, और इस कंडीशन को आप देख सकते हो कि नॉर्मल है, प्रोट्रजन हो चुकी है, प्रोथोगेंस जिसे हम कहते हैं, जबड़ा बाहर की तरफ आ चुका है, ब्रॉड नोस है, और इसके अलावा आप देख सकते हो जो ईयर है वो भी इनलार्ज है। तो ये क्या है? ये बेसिकली इसके क्लिनिकल पिक्चर है। जैसे कि आपको बताया कि दांतों के दरमियान भी फासला होगा, ये भी इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शामिल है। एक रोमी गाले में बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होगी एडल्टहुड में, इसके नतीजे में हम पिट्यूटरी सिटी स्कैन और एमआरआई को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सुप्रा ऑर्बिटल रीज, सुप्रा ऑर्बिटल रीज का मतलब ये होता है कि आइस के ऊपर जो बून होते हैं वो बाहर की तरफ निकलता है। नोज़ और जॉ और दांत जो हैं एक दूसरे से दूर दूर होंगे। नोज़ और जॉ जो हैं ये क्या होगा? ये लार्ज होगा। और इसके अलावा ग्लूकोज लेवल जो है एबनॉर्मल होगा। ग्लूकोज यूरिया, पेशाब में ग्लूकोज जाएगा, पोली यूरिया, बार बार पेशाब आएगा। और इसके अलावा बेसिकली जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी वो भी कॉज होगी। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, हाइपरटेंशन होगा, और इसके अलावा
बेसिकली और भी बहुत सारे कंडीशन हो गए, जैसे कि हम हाइपरट्रोफी ऑफ स्वीट और सीबेशियस ग्लैंड। स्वीट पसीना बार बार प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसके नतीजे में हाइपरट्रोफी हो जाती है स्वीट ग्लैंड्स में और सीबेशियस ग्लैंड में। ये भी एक कंडीशन है जिसमें हैंड एंड फीट लार्ज है। डायग्नोसिस, मेडिकल सिटी स्कैन और इसके अलावा एमआरआई, ये यूजफुल डायग्नोसिस है। रेडियोलॉजी में हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसके बाद इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर एक्रोमेगाली का यूजफुल लैब टेस्ट है। ग्रोथ हार्मोन्स टेक करते हैं 2 हॉर्स आफ्टर 75 और 100 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 75 से 100 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद ही हम ग्रोथ हार्मोन्स को टेक करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स आर सप्रेस बिलो 1 माइक्रोग्राम पर लीटर इन नॉर्मल पीपल। ग्रोथ हार्मोन तब सबसे जो है सप्रेस हो जाते हैं जब 1 माइक्रोग्राम पर लीटर नॉर्मल पीपल में पाया जाता है। अच्छा, एंड लेवल्स इज हायर देन दिस कट ऑफ, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इसके नतीजे में एक्रोमेगाली को कंफर्म किया जाएगा। रेडियोलॉजिकल में एमआरआई है, ये ब्रेन को फोकस करेगा कि ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह तो मौजूद नहीं है। हाइपोथैलेमस को या बिनाइन या बहुत सारे फंक्शंस अगर डैमेज होंगे तो उसको एमआरआई और सीटी स्कैन में ही डायग्नोस करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। इसके पार्ट बी को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।